हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हान शेंग की स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए मोंग कॉन्ग जी आगे बढ़ गए होते हैं। तभी उनको रोकते हुए किनरू बोल रही होती है, मोंग मुझे पता है ना कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो और अपने हस्बैंड की स्वॉर्ड लेने से मैं आपको नहीं रोक सकती, लेकिन अगर आपको वो स्वॉर्ड लेनी है ना तो मुझे खत्म करके लीजिए, क्योंकि मेरे रहते मैं अपने हस्बैंड की स्वॉर्ड को किसी को नहीं दूंगी। कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उस स्वॉर्ड को ना आपके लिए लेने जा रहा हूँ। फिर स्वॉर्ड के पास में आते हुए कॉन्ग जी हान शेंग को नीचे डाल देते हैं, जिसकी वजह से जिनहोंग स्वॉर्ड रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, वो देखो सच में जो वो स्वॉर्ड थी ना उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। किनरू वही बोल रही होती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा वो स्वॉर्ड हिल रही है। तभी स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, मानना पड़ेगा इस स्वॉर्ड को अपने मालिक के ऊपर ना काफी तक घमंड है, अपने मालिक के अलावा इसे किसी के हाथ में नहीं आना। फिर जो हमारे मोंग कॉन्ग जी होते हैं वो किनरू के पास में आ जाते हैं। कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, डोनर मैं तो एक मोंग हूँ और मेरे लिए स्वॉर्ड वगैरह किसी काम की नहीं, मेरे लिए जो काम का है वो है अच्छी क्वालिटी की वाइन। अगर आप मुझे 30 जार अच्छी क्वालिटी की वाइन दे देती तो ये स्वॉर्ड ना मैं वो खुशी खुशी दे देता। किनरू वो बोल रही होती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने घर वालों से कह के ना आपको बेस्ट क्वालिटी की वाइन दिला दूंगी, बस सीनियर प्लीज ये स्वॉर्ड मेरे को दे दीजिए। तभी जो हमारे कॉन्ग जी होते हैं वो आराम से किनरू को स्वॉर्ड दे देते हैं। कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं कि आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, अपने 30 जार वाइन लेने के लिए ना मैं आपके घर तक चल रहा हूँ, इससे आपकी सेफ्टी बेशर हो जाएगी और मुझे मेरी चीजें मिल जाएगी। कॉन्ग जी सोच रहे होते हैं कि अगर बिना किसी बात के मैं इन लोगों को फॉलो करता तो पक्का से ये लोग ना काफी डर जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो वाइन की बात कर ली है ना उसकी वजह से मेरे पास में रीजन आ चुका है जिससे कि मैं इनको फॉलो करके इनकी सेफ्टी का श्योर कर सकता हूँ, और सच कहूँ तो इस चीज में ना मेरा भी काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। सच में आज के टाइम में ना मेरे जितने अच्छे मॉन्क नहीं होते। कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, डोनर तो वेट किस बात का है, अब जबकि आपको स्वॉर्ड मिल चुकी है तो हम लोग को वापस चलना चाहिए। किनरू वो बोल रही होती है, सीनियर आपको नहीं पता ना कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ना कि घर जाने के बाद में मैं अपने पूरे किंगडम की आपको बेस्ट वाइन पिलाऊंगी। तभी कॉन्ग जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। फिर वो पीछे मुड़ते हुए एल्डर से बोलते हैं कि तुम अपने घुटनों पे बैठे हुए हो, चलो फटाफट से उठो और यहाँ से निकल जाओ। एल्डर बोल रहा होता है कि आपसे मिलने से पहले मेरे को लगता था कि पावर ही सब कुछ है, लेकिन ये देखने के बाद में कि आप जैसा पावरफुल इंसान एक मॉन्क है, मेरा जो पावर का वहम था ना वो पूरी से दूर हो चुका है। अब मुझे भी आपकी तरह ना एक मॉन्क बनना है, ग्रेट मॉन्क, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तभी वहाँ जाते हुए कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं कि भाई तुम्हें मुझसे सीखना है, पर तुम्हें सिखाने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, मॉन्क बनने के लिए ना हमें किसी की टीचिंग जरूरत नहीं है, जिस चीज की हम लोग को जरूरत है वो है अपने अंदर त्याग की भावना लेके आना। जब तक एक बंदा सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं होता तब तक ना वो मॉन्क नहीं बन सकता। फिर पीछे मुड़ते हुए कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, डोनर मैं तो भूल ही गया था, इनको छोड़ के आने के बाद में मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ। हान शेंग बोल रहा होता है कि आप मुझसे मिलने के लिए यूजो किंगडम आ सकते हो, फ्यूचर में मैं ना आपको वहीं पे मिलूंगा। आगे जो हमारा हान शेंग होता है वो मोयांग किंगडम आ गया होता है। हान शेंग सोच रहा होता है कि मेरे को स्वॉर्ड गॉड ने बताया था जल्दी ही सारे किंगडम्स के बीच में प्रोडिजी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, और मेरे हिसाब से वो कॉम्पिटिशन ना इसी किंगडम में होने वाला था। देखा जाए तो यहाँ पे सारी की सारी तैयारियां इंपीरियल पैलेस में कराई गई है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी ना दिक्कतें खड़ी नहीं कर सकता। अंदर हम देखते हैं स्वॉर्ड गॉड को जो कि एम्परर बाई के पास में बैठे हुए होते हैं। तभी जो हमारे स्वॉर्ड गॉड होते हैं वो हमारे हान शेंग नोटिस कर लेते हैं। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं, मिस्टर युन आप वहाँ पे क्यों खड़े हो, प्लीज आप यहाँ पर आइए और हमारे साथ में बैठिए। हान शेंग बोल रहा होता है, स्वॉर्ड गॉड अगर मुझे आप इनवाइट कर रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। वही शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है। तब तक प्रिंस मुरांग बोलते हैं कि ये तो वही है ना जिनको हम लोगों ने रहने के लिए एक कमरा दिया था। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मैंने पहले भी ना इनको स्वॉर्ड गॉड के पास में बैठा हुआ देखा था, आज भी लग रहा है कि ये ना स्वॉर्ड गॉड के पास में बैठेंगे। अच्छी बात है उस वक्त हम लोगों ने इनको प्रोवोक नहीं किया। तभी साइड में खड़ा बंदा बोलता है, पर मैंने तो इनसे बहुत ही रूडली बात करी थी, अच्छा मेरी बातों को ना दिल पे नहीं लिया था, वरना वो दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता था। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं, मिस्टर युन क्या आप ड्रिंक करना पसंद करोगे। हान शेंग बोल रहा होता है कि आपके साथ पीने के मौके को आखिर कौन छोड़ सकता है। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, एम्परर भाई काफी लेट हो चुका है, कॉम्पिटिशन को स्टार्ट किया जाए। एम्परर भाई बोलते हैं, स्वॉर्ड गॉड जैसा आपने कहा। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि स्वॉर्ड गॉड के ऑर्डर पे 100 किंगडम्स के बीच में प्रोडिजी कंपटीशन आज शुरू होता है। सबसे पहला टेस्ट यहाँ पे इल्यूजनरी है ताकि हम जान सके ना कि आखिर आप लोगों का दिल कितना प्योर है। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं, मिस्टर युन आपको पता है इस एरे को ना हमने बहुत सोचने के बाद बनाया है। हमारा ये मानना है ना कि पावर तो किसी के पास ही हो सकती है, लेकिन जो लोगों के पास में नहीं होता वो है एक अच्छा दिल। इल्यूजन के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा है और आखिर जो उन लोगों का हार्ट है ना वो कितना प्योर है। अगर कोई बंदा एरे की दुनिया फंस गया
और अपने इल्यूजन के अंदर से कहीं बाहर नहीं आ पाया, तो इस एरे खत्म होने के बावजूद भी ना वो बंदा ठीक नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि जो एरे कॉम्पिटिशन रखना है वो बिल्कुल सही था? हान शेंग बोल रहा होता है कि एरे को ब्रेक करने के लिए एक बंदे को क्या करना पड़ेगा। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना, आपका जितनी भी अच्छाई और बुराई है आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ही कोई बंदा अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा वैसे ही वो बंदा ना इल्यूजन में से बाहर भी निकल सकता है। मिस्टर यून, क्या इस एरे को आप भी ट्राई करना चाहोगे क्या? हान शेंग बोल रहा होता है स्वॉर्ड गॉड, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं मिस्टर यून, आपको तो पता ही है ना, कल्टीवेशन में आगे बढ़ने के बाद में हमारा जो ये मासूम दिल है हमारे लिए बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है। अगर हमारा ये दिल फ्लॉलेस नहीं हुआ तो आगे बढ़ने में ना बहुत दिक्कत आती है। क्या आपको लगता है कि आपका ये दिल पूरी तरीके से फ्लॉलेस है? हान शेंग सोच रहा होता है, सच में मैंने चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्या सच में मेरा दिल फ्लॉलेस है या नहीं? देखा जाए तो मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैं मिस्टर के पीक पे था और उस वक्त जो मेरा हार्ट था वो बिल्कुल फ्लॉलेस था, पर सच कहूं तो इस लाइफ में मैंने कभी चेक ही नहीं किया। और अगर देखा तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो पास्ट लाइफ के हिसाब से कर रहा हूँ। मेरी अपनी जिंदगी के शुरुआती के 20 साल जो कि मैंने ऐसे जिए हैं जैसे कि मैं कोई और इंसान था, उस वक्त के ऊपर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं शुरुआती 20 साल की मेमोरीज मुझे रोक रही है? हान शेंग बोल रहा होता है, वैसे जो ये एरे है ना ये बहुत ही वीक है, मेरे एंटर करते ही ये टूट जाएगा। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक इस एरे के अंदर आप रहोगे बाहर से इस एरे को ना मैं अपनी पावर देता रहूंगा ताकि गलती से भी ना ये ब्रेक ना हो जाए। खड़ा होते हुए हान शेंग बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एंटर करने के लिए तैयार हूँ। हान शेंग सोच रहा होता है कि इस एरे का यूज करते हुए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पिछले 20 साल आगे कैसे रहे थे। हो सकता है कि मेरे दिल के अंदर जितने ही फ्लॉ छुपे हुए हो वो मेरे पास्ट के हो और इसी वजह से इस चीज के ऊपर ना मैं कभी ध्यान ही नहीं किया क्योंकि मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद ही नहीं है। आगे बढ़ते हुए हान शेंग सोल्जर से बोलता है कि एरे को ओपन करो। घबराते हुए सोल्जर बोलता है, ठीक है सीनियर, आप बस 1 सेकंड रुको, आपके इस एरे को ना मैं अभी ओपन कर देता हूँ। वही बाकी सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सीनियर जो कि स्वॉर्ड गॉड के बराबर में बैठे हुए थे वो बोल रहे हैं कि वो एरे में एंटर करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है ना कि सीनियर काफी ज्यादा बोर हो गए हो और इसी वजह थोड़े से मजे करने के लिए ये एरे में एंटर कर रहे हैं, पर क्या ये एरे इन मास्टर की पावर संभाल लेगा? तभी स्वॉर्ड गॉड ऊपर आते हुए बोल रहे होते हैं, कोई भी टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे ही हमारा हान शेंग एरे में एंटर करता है उसे उसकी मेमोरीज दिखना स्टार्ट हो जाती है। हमें हान शेंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसका जन्म हुआ था। उसके फादर गु चेंगचुन बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे फटाफट से मेरे को डैड बोलो। हान शेंग सोच रहा होता है, मैं तो एक बच्चा बन गया, लगता है कि ये वो वक्त है जब यहाँ जन्म हुआ था। तभी बटलर बोलते हैं, मास्टर हमारे 3rd यंग मास्टर का ना भी जन्म हुआ है, आखिर वो इतनी जल्दी आपको डैड कैसे बोल सकते हैं? गु चेंगचुन बोल रहे होते हैं, अगर सच कहूँ ना तो मैं ज्यादा खुश हूँ, इसी वजह से मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तभी हान शेंग की मॉम शेंगिया बोलती है कि मुझे मेरे बच्चे को देखना है। हान शेंग सोच रहा होता है, अच्छा तो ये है मेरी मॉम, मैं अपनी इस लाइफ वाली मॉम को ना पहली बार ही देख रहा हूँ। तभी हान शेंग के दोनों बड़े भाई बोलते हैं, अंकल आखिर हमारे छोटे भाई का नाम क्या है? गु चेंगचुन बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ना अभी किंगडम के बाहर है, वापस आने के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि आखिर तुम्हारे 3rd ब्रदर का क्या नाम होगा। तभी हम लोग को बताया जाता है कि उस वक्त तियानफे किंगडम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। नैन्युआन किंगडम उस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और तियानफे और नैन्युआन की बार आपस में फाइट हो रही थी। जैसे ही ग्रैंडपा को पता चला कि गु हान शेंग का जन्म होने वाला है, उसने बच्चे और फैमिली की सेफ्टी के लिए बटलर और अपने बेटे दोनों घर भेज दिया और बॉर्डर की पूरी जिम्मेदारी को अकेले अपने कंधों के ऊपर ले लिया। उस वक्त जो बॉर्डर से उस पे हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। नैन्युआन वाले लगातार खतरनाक अटैक कर रहे थे और गु फैमिली और तियानफे किंगडम के ऊपर उस वक्त बहुत ही बड़ा खतरा आ रखा था। उस वक्त नैन्युआन एक मिडिल रैंक का पावरफुल किंगडम था और पूरे तियानफे किंगडम के अंदर किसी को भी नहीं लगा था कि इतने पावरफुल किंगडम के सामने उन्हें कोई चांस बनता है। जब तियानफे किंगडम को लग रहा था कि वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, तभी उन लोगों को एक बहुत ही बड़ी खबर मिली। उस वक्त पता चला कि ग्रैंडपा गु कैंग अपने 1 लाख बंदों को लेके बॉर्डर पे तैनात थे और तभी उनके ऊपर नैन्युआन के 10 लाख सोल्जर अटैक कर दिया। सभी को लगा था कि 10 लाख के सामने 1 लाख क्या ही टिकेंगे, लेकिन गु कैंग की हिम्मत और समझदारी ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। बहुत ही कम लोग होने के बावजूद भी गु कैंग ने हार नहीं मानी और बॉर्डर के ऊपर वो लगातार फाइट करते रहे। उनकी हिम्मत को देख के एम्पर नैन्युआन भी काफी ज्यादा खुश हुए। एम्पर नैन्युआन ने उस वक्त गु कैंग की हिम्मत को दाद दी, यहाँ तक कि उन्होंने गु कैंग को ऑफर
ऑफर किया अपनी कंट्री में आने के लिए। इसके बदले में वो गुकैंग को अपनी 1 मिलियन की आर्मी देने के लिए तैयार थे, पर हमारे ग्रैंडपा गुकैंग ने उस वक्त एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है गुफैंग और मैं तियानफे किंगडम में गु फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब मैं जिंदा हूँ तो मैं तियानफे किंगडम का जनरल हूँ और मरने के बावजूद भी ना मैं तियानफे किंगडम का सोल्जर कहलाऊंगा। गुकैंग की हिम्मत को देखते हुए नैनीवन काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने गुकैंग को प्रॉमिस किया कि अगर वो एम्पर नैनीवन के भेजे हुए एल्डर के 10 अटैक संभाल लेते हैं तो उसके बाद में इस वॉर को ना हमेशा हमेशा के रोक देंगे। गुकैंग को ये बात पता थी कि वो 10 लाख को रोक सकते हैं पर हरा नहीं सकते। इसी वजह से बिना कोई सोच समझे वो शर्त के लिए मान गए। उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ में फाइट करी और एक ऐसा एल्डर जो कल्टीवेशन में उनसे काफी ज्यादा पावरफुल था उसके 10 अटैक को इजीली संभाल लिया। एम्पर नैनीवन ने अपने प्रॉमिस को निभाया और अपनी आर्मी को पीछे ले लिया और उसके बाद इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर्स हमेशा हमेशा के रुक गई। यहाँ तक कि जनरल गुकैंग की वजह से इन लोगों में दोस्ती स्टैब्लिश हुई जो कि आज तक चलती आ रही है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद से ही सभी लोग ये बात मान चुके थे जब तक तियानफे किंगडम के अंदर गु फैमिली का एक ही बंदा रहेगा तब तक तियानफे किंगडम का ना कोई बाली बाका नहीं कर सकता। और इसी वजह से अब गु फैमिली की रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब गुकैंग वापस लौटे तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया और इन सब चीजों के बाद ही वो गु फैमिली स्टैब्लिश हुई जिसका नाम सुन के आज भी लोग अपनी पैंट गिली कर देते हैं। इन सब चीजों की वजह से गुकैंग हानशेंग के जन्म के 2 महीने बाद घर लौटे और जब वो घर लौटे तब वो काफी ज्यादा घायल भी थे। उनका कहना था कि हानशेंग के जन्म के बाद से ही सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा हुआ है और ये बच्चा गु फैमिली के लिए ना किसी होप की तरह है, एक ऐसी होप जिसके ऊपर पूरी गु फैमिली का फ्यूचर रिलाई कर सकता है और इसी वजह से इस बच्चे का नाम होगा गु हानशेंग। हानशेंग सोच रहा होता है अच्छा तो मुझे ऐसे नाम मिला था। वहीं बाहर हम देखते हैं एरे के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। बाहर के बंदे बोल रहे होते हैं कि ये एरे हम लोग के लिए बनाया गया था और अभी इस एरे के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर गए हुए हैं। हम तो बस यहाँ प्रे कर रहे हैं ना कि स्वॉर्ड गॉड एरे को संभाल ले, वरना अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ ना तो बहुत एनर्जी बाहर निकलेगी और फालतू में ही हम लोग ना काफी ज्यादा घायल भी हो सकते हैं। वही स्वॉर्ड गॉड सोच रहे होते हैं कि उम्मीद के अंदर जाने के बाद में ना तुम्हें बहुत सारे फायदे होंगे। वही अंदर हम देखते हैं हानशेंग अब 5 साल का हो चुका होता है। हानशेंग के जन्म के बाद से तियानफे किंगडम की हालत काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी और इसी वजह सभी का मानना था कि हानशेंग काफी लकी और टैलेंटेड होगा। लेकिन जब हानशेंग के टैलेंट को टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसकी बॉडी अंदर से क्रिपल्ड है और अपनी बॉडी में वो की को फिर से ट्रांसफर नहीं कर सकता। 5 साल पहले वाली फाइट की वजह से अब गुकैंग भी काफी ज्यादा वीक पड़ चुके थे और अपनी इंजरीज की वजह से कल्टीवेशन के अंदर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। 5 साल तक उन्होंने ये न्यूज बाहर नहीं लीक होने दी, लेकिन एक दिन ये चीज बाहर आ गई कि अब गुकैंग पहले की तरह पावरफुल नहीं रहे और इस चीज की वजह से फिर से बॉर्डर्स के ऊपर दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। जब गुकैंग सबको संभाल नहीं पा रहे थे तब उन्होंने अपने बेटे को आगे किया और चैंगचू ने कंधों के ऊपर पूरी कंट्री की जिम्मेदारी आ गई। चैंगचू भी बिल्कुल अपने डैड की तरह एक बहुत ही कमाल के जनरल थे और इसी वजह से उन्होंने बॉर्डर्स को अच्छी तरीके से संभाल लिया। लेकिन अच्छा वक्त बहुत जल्दी खत्म होने वाला था क्योंकि चैंगचू ने खास लोगों में से ही एक बंदे ने गद्दारी कर दी और बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में दुश्मनों को बता दिया। इसी वजह से चैंगचून के ऊपर एक स्नीक अटैक हुआ और उस वक्त आम लोग को बचाने के चक्कर में चैंगचून बहुत ज्यादा घायल हो गए। बहुत ज्यादा घायल होने के बाद चैंगचून ने आखिर तक हार नहीं मानी और सारे दुश्मनों को खत्म करते हुए मासूम लोग को बचा लिया। लेकिन इस चीज के अंदर वो मारे गए। जब चैंगचून मरे थे तो उसमें हानशेंग 12 साल का था और उस वक्त कंट्री को संभालने के लिए हानशेंग के दोनों भाइयों को भी बॉर्डर में भेज दिया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर गद्दारों की वजह से वो ही मारे गए। अब गु फैमिली काफी ज्यादा हिल चुकी थी क्योंकि वो अपनी फैमिली के 3 बहुत ही पावरफुल लोग खो चुके थे। हानशेंग की मॉम अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए देख नहीं पाई और सदमे की वजह से वो भी जल्दी चल बसी। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर हानशेंग ने मॉम डैड और भाइयों को खो दिया था और इस चीज का दुख उसमें बहुत ज्यादा था। लेकिन जब हानशेंग की बॉडी के अंदर उसकी रियल स्टोरी नहीं थी, इसी वजह से वो कभी खुल के रो तक नहीं पाया। अपने दुख को वो कहीं बयां ही नहीं कर पाया। रोते हुए हानशेंग सोच रहा होता है कि मुझे पता भी नहीं था और मेरे दिल के अंदर इतने सारे फ्लॉज थे। मैंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो दिया और मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। अब जबकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। फिर जब हमारा हानशेंग 5 साल का हुआ तो हमारे गु यूमो के साथ में भी एक हादसा हो गया जिसकी वजह से उनके दोनों पाँव हमेशा हमेशा के लिए क्रिपल हो गए। इस वक्त तक गुकैंग काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और उनकी सांसें सिर्फ और सिर्फ हानशेंग की वजह से चल रही थी, वरना उनमें जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं बची हुई थी। इस सब कुछ के बाद में गुकैंग ने पूरा भरोसा हानशेंग के ऊपर लगा दिया। उनको अब गु फैमिली की मिलिट्री लेगेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस ये चाहते थे कि हानशेंग एक अच्छी लाइफ जिए और इसी वजह से वो हानशेंग को हमेशा पढ़ने के लिए फोर्स करते रहते थे। गुकैंग बोल रहे होते हैं, हानशेंग मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ तुम्हें अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। हानशेंग बोल रहा होता है, ग्रैंडपा सच कहूँ तो मेरे को अकेडमी नहीं जाना, वहाँ पे जाना मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि अगर तुम कुछ भी नहीं सीखोगे
है तो आखिर तुम फ्यूचर में करोगे क्या? हानशेंग मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी ना तो मैं तुम्हारे पाँव तोड़ दूंगा। तभी हानशेंग बोलता है क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे अंकल के टूटे हुए हैं, क्या आप मुझे उनकी तरह बेकार बना दोगे? ये सुनकर ग्रैंडपा काफी शॉक रह जाते हैं क्योंकि ये सारे वर्ड वो उस बंदे के मुंह से सुन रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने अभी सारी होप लगा रखी थी। लेकिन इतने कुछ के बावजूद भी हानशेंग को किसी से फर्क नहीं पड़ता और फिर वो सारे काम करता है जो कि उसके मन करते हैं। सिटी में लोगों को परेशान करना, किनरुओ का मजाक उड़ाना और उसके बाद और भी बहुत कुछ। हानशेंग सोच रहा होता है कि मैंने काफी कुछ देख लिया है, सच कहूँ तो मेरे लिए देखना काफी तो मुश्किल हो रहा है। लेकिन तभी वो खुद को रोकते हुए बोलता है नहीं, मेरे को ये देखना होगा। अगर मैं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो आखिर मेरा जो ये दिल है ये फ्लॉलेस कैसे बनेगा? फिर हमारा हानशेंग करके अपनी पूरी मेमोरीज को देखता है। हानशेंग बोल रहा होता है मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ ऐसा ही हूँ, और अब जबकि मैं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका हूँ तो अपने पास्ट से काफी आगे निकल सकता हूँ। फाइनली अब जाके मेरा ये दिल फ्लॉलेस बना है और सच कहूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे दिल के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बोझ हल्का हो गया। बाहर सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर से एरे के अंदर से ना काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। ये जो एरे है ना ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इसको बनाए रखने के लिए स्वॉर्ड गॉड अपनी एनर्जी दे रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए सीनियर को एंटर किए हुए ना पूरा 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे में तो कोई भी थक जाता। अभी तो जो वो सीनियर वो बाहर क्यों निकल रहे हैं? तो अभी जो हमारा हानशेंग होता है वो एरे के अंदर से बाहर आ जाता है। हानशेंग सोच रहा होता है कि अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में ना एक फ्लॉलेस हार्ट है, पर अभी तक ये हार्ट ना कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक कि मैं अपनी फैमिली के सभी लोगों से मिल नहीं लेता तब तक ना मुझे अच्छा फील नहीं होगा। लगता है वक्त आ चुका है घर लौटने का। अंकल, किनरुओ, ग्रैंडपा तुम लोग मेरा वेट करो, अब मैं जल्दी ही ना घर वापस आने वाला हूँ। तभी हानशेंग के पास फॉरवर्ड आते हुए बोल रहे होते हैं कि क्या एंटर करने की वजह से आपको कुछ फायदा हुआ क्या? हानशेंग बोल रहा होता है हाँ मुझे बहुत फायदा हुआ है, मुझे अंदर भेजने के लिए आपका शुक्रिया स्वॉर्ड गॉड। अब इसके आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।